हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं फिज़िक्स से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो आज विद्युत आवेश, ये फिज़िक्स का क्लास 12th का भी एक टॉपिक है जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश। तो इसके अंदर क्या क्या हम कवर करेंगे, एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। एक तो पढ़ेंगे विद्युत आवेश क्या है, फिर पढ़ेंगे आवेश के प्रकार, फिर पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम, फिर पढ़ेंगे आवेशों के बीच बल, फिर पढ़ते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, फिर आवेश का क्वांटीकरण, फिर चालक और कुचालक, और उसके बाद विद्युत आवेश के अनुप्रयोग। तो हम इन सब हेडिंग्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो देखिए, मैं सेम यही टॉपिक इंग्लिश में भी डालूंगी सीबीएसई बोर्ड के लिए, और फिलहाल मैं इसको हिंदी में डाल रही हूँ, उसके बाद मैं इसको इंग्लिश में भी डालूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम विद्युत आवेश पढ़ेंगे। ये फिज़िक्स के अंदर क्लास 12th का एक टॉपिक है। तो हमारा चैप्टर है, और हमारी बुक फर्स्ट में सबसे पहला टॉपिक यही आता है। ये चैप्टर है फर्स्ट, ये है विद्युत आवेश। सबसे पहले मैं इसी को बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी अलग से परिभाषा डाली हुई है कि क्या होता है। व्हाट इज़ चार्ज? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य विद्युत आवेशित वस्तु पर बल लगाती है, विद्युत आवेश कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु का वह गुण, कोई भी वस्तु, उस आवेश हमारा मूलभूत गुण होता है। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो वो वह प्रॉपर्टी जिसके कारण एक वस्तु किसी दूसरी विद्युत आवेशित वस्तु पर एक फोर्स लगाती है, एक फोर्स अप्लाई करती है, तो वो विद्युत आवेश कहलाता है। इसका जो एसआई मात्रक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो यूनिट है, वो है कूलाम। कूलाम यहाँ पर गाइस, कूलाम ऐसे बनेगा, जो बड़ा की मात्रा आती है कूलाम में। तो अब ये है आवेश, इसको क्यों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है अब। और एक कूलाम 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। ये एक फिक्स वैल्यू है, इसको आपको याद रखना। ये समझाती हूँ ये क्या है। देखिए, एक हो गया प्रोटॉन और एक हो गया न्यूट्रॉन, ठीक है। ये न्यूट्रॉन का साइन है, तो ये हो गया हमारा नाभिक। तो नाभिक के बाद अब हमारा आता है ये सेल। तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया इलेक्ट्रॉन। यानी प्रत्येक जो एटम है वो किससे मिलकर बना है? एटम चार्ज से मिलकर बना है। एक पॉजिटिव यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनसे मिलकर बना होता है हर एक एटम। तो गाइस, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ देखिए, तो प्रोटॉन के कारण जो आवेश होता है वो धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण जो आवेश होता है उसे ऋणावेश। और जब धनावेश और ऋणावेश की समान मात्रा किसी एटम के अंदर पाई जाती है, उपस्थित होती है, तो वो उदासीन होता है। और हर एक एटम के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन उनकी इक्वल अमाउंट पाई जाती है। इस कारण उनकी इक्वल क्वांटिटी, उनकी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो गया, क्योंकि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में हो गया है। ये धनावेश है क्योंकि इस पर पॉजिटिव है, और ये ऋणावेश है क्योंकि इस पर नेगेटिव है। अब हम पढ़ेंगे आवेशों के बीच बल का नियम। तो देखिए, इसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नियम दिया था, COULAMB, ऐसे इनका नाम लिखा जाता है। शून्य में स्थित दो आवेशों के बीच शून्य क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं शून्य क्या है। यहाँ शून्य को समझ लेते हैं। शून्य होता क्या है? शून्य यानी स्पेस, स्पेस वैक्यूम। वो स्थान जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती है उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। तो शून्य में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। दो बिंदु आवेश कैसे? जैसे कि एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। दो वस्तुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनके साइज की अपेक्षा बहुत अधिक हो, तब इन वस्तुओं को एज अ पॉइंट हम कंसिडर करते हैं। तो इस पर चार्ज में Q1 और इस पर चार्ज Q2 मान लेते हैं। तो अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम R मानते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने ये बना दिया है Q1 और Q2 अपॉन में R²। तो इस तरह से मैंने इसको बना दिया है। तो ये अब हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। शून्य में स्थित दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल। तो इन दो पॉइंट्स के बीच, ये जो पॉइंट हैं, इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है, उन आवेशों के, ये जो दो आवेश हैं इनके, इन दोनों आवेशों के गुणनफल यानी इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, समानुपाती। तो पहले मैं बल लिख देती है, बल समानुपाती, यहाँ मैं बता देती हूँ, F समानुपाती होगा किसके? Q1 × Q2 के।
और ये Q2 है, उनके बीच की दूरी के वर्ग r का स्क्वायर कर दे। r का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती यानी 1 जो होगा वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए 1 लगाएगी, तो यानी 1 इसके बीच की दूरी f ऐसे लिख देंगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस पर नोट कीजिए। तो हमारा फॉर्मूला है, ये देखिए ये था फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर Q1 Q2 दो पॉइंट आवेश पॉइंट ये होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ऐसे लिखा जाता है, ये ग्रीक वर्ड है, तो ये लिखा जाता है एप्सिलॉन नोट, ये जीरो है जिसको नोट बोलते हैं। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता, क्योंकि हम यहाँ पर शून्य ले रहे हैं यानी स्पेस है, तो इसलिए इसको निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। अब ये है 1/4πε0, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹, इसको हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो अब हम विद्युतशीलता के बारे में भी जान लेते हैं कि विद्युतशीलता होती क्या है। व्हाट इज़, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमिटिविटी। ये जो निर्वात की विद्युतशीलता है इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, ये है कि जो हमारा वैक्यूम होता है वो विद्युत आवेशों को कितना अलाउ करता है, यानी विद्युत, उसको हम विद्युतशीलता बोलते हैं। और जब ये निर्वात के अंदर होगी तो उसको निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नोट बोलते हैं, और जब ये मीडियम के अंदर होगी तब इसको हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल देंगे, यानी माध्यम की विद्युतशीलता, यानी कोई भी माध्यम आवेशों के फ्लो को कितना अलाउ करता है, कितना परमिट करता है। ठीक है, तो गाइस ये हमारा हो गया है टॉपिक आवेशों के बीच बल का नियम या कूलॉम का नियम। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आवेशों के बीच बल की प्रकृति। तो देखिए हमारे आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सजातीय आवेश, जब हमारे दो आवेश समान होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो जो सेम समान आवेश होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, जो समान आवेश होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अब ये इनको बोलते हैं सजातीय आवेश, ये मैंने लिख दिया है, तो ये हो गया हमारा सजातीय आवेश। अब हम पढ़ेंगे विजातीय आवेश। अब यहाँ है विजातीय आवेश। जब विजातीय का मतलब हो गया कि एक दूसरे के अपोजिट, जैसे कि एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, जब ये दो ये समान नहीं है ना, तो इसलिए इसको विजातीय बोला गया है। असमान, जब अलग अलग प्रकार के आवेश जैसे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे के पास रखा जाता है तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी यहाँ अट्रैक्शन शो होता है, अट्रैक्ट करते हैं, ये बात पता होना चाहिए। और जो समान थे वो एक दूसरे को रिपील कर रहे थे, यानी प्रतिकर्षित कर रहे थे। ठीक है, तो आवेशों के बीच बल की प्रकृति को इस तरह से परिभाषित करते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। तो अब जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है एक बार इसको देख लेते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया है, तो चलिए देख लेते हैं। समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षण बल होता है, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर जो ये एरो लिखा रखा है ये इस तरह से, इसका मतलब होता है कि ये रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, आगे आप फिजिक्स में अब जब न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो आपको इस तरह से रिपेल का सिंबल दिखाना पड़ेगा। अब हम अब यहाँ पर नेक्स्ट है भिन्न प्रकार के आवेश क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है आकर्षण करते हैं, कैसे, जैसे कि यहाँ पर है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव और यहाँ है ये नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। तो हम दोनों एरो एक साथ बनाएंगे, इसमें एरो की डायरेक्शन अपोजिट थी और इसमें हम एरो की डायरेक्शन कैसे लेंगे, एक दूसरे की तरफ, तो इसको हम अट्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, और यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्सन, यानी प्रतिकर्षण। ठीक है, स्लाइड पर चलते हैं। आवेश, अब हम देखते हैं आवेश का संरक्षण नियम। तो सबसे पहले हमें संरक्षण का मतलब पता होना चाहिए कि संरक्षण होता क्या है, किसे कहते हैं संरक्षण। संरक्षण का मतलब बचाव, बचाव बोलते हैं, सीधा सा सिंपल सरल मतलब तो इसका यही है ना, बचाव, कंजर्वेशन करना, कंजर्व करना किसी चीज़ को, तो सेम यही है। आवेश का संरक्षण नियम भी सेम यही बोलता है। जिस तरह से हमारी भगवत गीता है उसमें बोला जाता है ना, आत्मा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो सेम यही है हमारा आवेश, क्योंकि आवेश एक मूलभूत गुण है। मूलभूत का मतलब जिस तरह से हमारा शरीर बना है आत्मा से, ये मानना ही चाहिए, क्योंकि एनर्जी को ही आत्मा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैटर में थोड़ा सा जो भौतिक जगत है वो मैटर और एनर्जी दो चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, दो हैं ही, एक मैटर और एनर्जी। मैटर को बोलते हैं द्रव्य, तो और ये होता है हमारी ऊर्जा। तो देखिए ऐसे ही हमारा जो शरीर है वो भी दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, एक होती है हमारी आत्मा और दूसरा होता है हमारा फिजिकल बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी। तो सेम यही है, क्योंकि ये दोनों चीज़ क्या है, मूलभूत है। ठीक है, यानी ये बेसिक है। इसी तरह से सेम यही बात यहाँ है आवेश का संरक्षण नियम। तो ये क्या कहता है, किसी तंत्र में ये पृथक होगा, किसी पृथक तंत्र में कुल आवेश सदा नियत रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी हम ना तो आवेश को बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि हम सिर्फ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसका रूपांतरण कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
ठीक है। तो बस यही था हमारा आवेश के संरक्षण का नियम। अब ये एक बार इसको देख लेते हैं, ये क्या है। ये अगर ये कोई एक आवेश है ए, दूसरा आवेश है बी, तो अगर हम इसमें आवेश जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये जो कुल आवेश होगा वो नियत रहेगा। यानी अगर हम ए का और बी का आवेश ऐड करें तो वो जो ए और बी का अलग अलग आवेश है उसके ऐड के ही इक्वल होगा। उन दोनों के ऐड को करने के बाद उसके इक्वल होगा, यानी वो फिक्स होगा, डिटरमाइन होगा, डेफिनेट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। अभी क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण होता क्या है, देखिए क्वांटाइजेशन, इसे इसको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। देखिए क्या होता है क्वांटाइजेशन। क्वांटीकरण समझने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ। देखिए इसका नाम दे देती हूँ मैं कि ये एक छोटी बच्ची है और इसको ये 2 लड्डू, ये बड़ी जिद्दी लड़की है, इसको चाहिए 2 लड्डू। अब इसको 2 ही लड्डू चाहिए। इसको अगर मान लिया हमने 1 लड्डू नहीं दिया, इसको 1 लड्डू नहीं दिया, तो ये क्या करेगी, ये मान लिया कि रोने लगती है। ये क्या करती है, ये रोने लगती है, यहाँ से इसके आस है, ये रोने लगती है। तो अब हमने इसको ना रोए, इसके लिए हमने इसको क्या किया कि ये सेटिस्फाई नहीं है कि इसे 1 लड्डू मिला, तो हमको इसको 2 ही लड्डू देने पड़ेंगे। ये हमने दूसरा लड्डू इसको दे दिया, तो ये क्या हो गई है, खुश हो गई है। ये क्या हो गई है, ये हैप्पी हो गई है, ये हैप्पी है, फिर से ये खुश हो गई है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि अगर इसको हम 1 लड्डू दे रहे थे तो ये सेटिस्फाई नहीं थी। इसी तरह से सेम क्वांटाइजेशन की कहानी होती है। क्वांटाइजेशन किसको बोलेंगे हम, क्वांटाइजेशन, कि हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड, जैसे कि एनर्जी रिक्वायर्ड है तो एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स उतने होंगे किसी भी फिक्स अमाउंट में, तब ही वो एक स्टेट या एक स्टेज हो जाएगी जिनको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, कि जैसे कि इसमें 2 फर्स्ट में KLMN होता है ना, KLMN ऐसे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये फिक्स है कि इसमें 2 ही होंगे। फिर ऐसे ही इसमें 8 होंगे, तो ऐसे ही करके ये हमारी क्वांटाइजेशन होगी। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी हो या फिर फिक्स अमाउंट ऑफ एनीथिंग, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। आपको क्लियर होगा, आई होप। अब हम चलते हैं अपने अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आवेश में, आवेश का क्वांटीकरण। अब क्वांटाइजेशन तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फिक्स अमाउंट ऑफ एनीथिंग, तो आवेश में आवेश का होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आवेश क्वांटित होता है यानी क्वांटाइज्ड होता है, और यानी इसका अर्थात इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ई से उसको रिप्रेजेंट किया। आवेश क्वांटाइज्ड होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन पर जो ई है, ये ई क्या है, ये होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, जो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इतना जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी n की वैल्यू 0 से 1 2 3 4 इस तरह। यहाँ क्या लिखा है, Q = n ± NE। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ प्लस माइनस आता है पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से। ठीक है, अब ये है E मूल आवेश, फंडामेंटल जो क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल चार्ज है E, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो मूल आवेश होता है। ठीक है, अब हम यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं चालक और कुचालक क्या होते हैं। तो देखिए आपका चालक और कुचालक होते क्या हैं। तो यहाँ पर चालक क्या होंगे, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, यानी जिन पदार्थ में चालक स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसे कि मेटल है। तो वैसे मैंने अपनी इस वीडियो से पहले जो एक वीडियो डाली हुई है इलेक्ट्रिक करंट, उसके अंदर चालक को मैंने अच्छे से परिभाषित किया है, लेकिन मैं दोबारा से समझा देती हूँ, देख लीजिएगा। ये है हमारा नाभिक, और नाभिक के चारों ओर अभी बताया मैंने, ये होती है शेल ऑर्बिटर। तो जैसे कि ये हमारी शेल होगी, मैं इसको क्लियरली बना देती हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा। ये है, तो ये हमारी होगी शेल, और इसमें क्या होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैं इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट होती है इनकी। जैसे कि फर्स्ट शेल में हमने 2 ली है, तो 2 ही होते हैं। अब जो आउटर मोस्ट शेल होगी, सबसे बाहर वाली शेल, उसके अंदर अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी वे उस पदार्थ में, उस स्पेसिफिक पदार्थ के अंदर मोशन करने के लिए फ्री होते हैं, जिस कारण उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यही रीजन होता है, यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब यही इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर जो ये दिखाया हुआ है ना, ये एक मेटल रोड है, इसके अंदर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो ये क्या कर रही हैं, ये मोशन कर रही हैं। जब तक हम इसमें बैटरी नहीं लगाते हैं तब तक ये रैंडम मोशन करते हैं। ये रैंडम मोशन यानी मान लिया एक डायरेक्शन ऐसे है, फिर दूसरी डायरेक्शन ऐसे ले ली, इस तरह से करते हैं ये रैंडम मोशन, और इसलिए ये अपना ये पदार्थ है इसके अंदर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे की डायरेक्शन को।
तो अभी आप समझ गए होंगे। और इनको हम क्या कहते हैं, चालक, जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, ठीक है, जिनके अंदर विद्युत का प्रवाह होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम चालक पदार्थ कहते हैं। अब कुचालक इसके अपोजिट होंगे, आप समझ चुके होंगे, जिनके पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कुचालक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं अभी, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है, तो वे स्वतंत्र रूप से गति भी नहीं करेंगे, उनकी जो शेल है वे उसमें अच्छी तरह से बाउंड होंगे, ठीक है। अब जैसे कि रबर, कांच, प्लास्टिक, ये, ठीक है, तो इनको इंसुलेटर भी बोलते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से ये डायग्राम है, इसी तरह से दिखाया गया है कि ये एक दूसरे को बाउंड कर रखा है। यहाँ पर डैश डैश जो ये दिखाया गया है ना, ये है कि एक दूसरे को बाउंड किए हुए हैं, बंधे हुए हैं, ठीक है, फ्री नहीं है। तो गैस ये अब हम इसके उपयोग पर चलते हैं कि ये तो अब हम इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके उपयोग। ये देखिए अनुप्रयोग कैसे देख लेंगे। फोटोकॉपी मशीन, इसके अंदर विद्युत आवेश का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग के अंदर। फिर नेक्स्ट स्लाइड में चिमनी में क्या होगा, चिमनी में धूल कण हटाना। फिर है तड़ित बिजली इसके अंदर। अब कैसे होगा ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे, इसको सर्च कीजिएगा कि किस तरह से हम इनमें विद्युत आवेश का उपयोग करते हैं। ये आपको होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और अच्छा बेस्ट कंटेंट आपके सामने लाती रहूं और आप उससे कुछ सीखते रहें। तो कंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इसको फिर समाप्त करेंगे। तो एक बार देखिए विद्युत आवेश पढ़ा है, फिर क्या होता है विद्युत आवेश, वो पढ़ा है कि हमारे पदार्थ की एक मूलभूत गुण होता है जो क्या करता है, अन्य आवेशित जो वस्तु होती है उसको क्या करेगा, उस पर बल आरोपित करेगा, है ना, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश बोलते हैं। फिर हमने बताया कि हम किस तरह से हमारा एटम बनता है। फिर इसका कूलाम, इसका ऐसा ही मात्रक होता है विद्युत आवेश का, इसको क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और एक कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। फिर हमने आवेश का प्रकार पढ़े। आवेश के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश, एक ऋणावेश और एक न्यूट्रल, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जब समान मात्रा में हो जाते हैं तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आवेशों के बीच बल का नियम पढ़ा। के अंदर हमने पढ़ा कि शून्य में स्थित 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, ठीक है, वो बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। उन आवेशों के गुणनफल के समान अनुपाती और उन आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के भी कम अनुपाती होता है। तो फिर हमने उससे ये वाला फॉर्मूला मिला। देन हमने पढ़ा, फिर हम आवेशों के बीच बल की प्रकृति कैसी होगी, अगर सजातीय है यानी समान आवेशों में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विजातीय आवेश यानी भिन्न भिन्न आवेशों के जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण 2 तरीके के हमारे बल हो गए। फिर आवेश का संरक्षण नियम, जैसे कि आत्मा का था कि आत्मा को नहीं नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि जब वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो जन्म मृत्यु ऐसे बोलते हैं ना कि जन्म के बाद दूसरी शरीर धारण कर लेती है। तो इसी तरह से सेम आवेश का है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। कुल आवेश नियत रहता है। आवेश का क्वांटाइजेशन क्या होता है, ये मैंने बताया था कि जैसे कि एक लड़की ली थी हमने एग्जाम्पल में, वो उसको 2 ही लड्डू चाहिए तो 2 ही चाहिए, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ, यहाँ पर हम आवेश पढ़ रहे तो फिक्स अमाउंट ऑफ आवेश उतना होगा, उसी के ही गुणन के रूप में आवेश पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि वो जो फिक्स है वो मूलभूत है, वो है ई की वैल्यू फंडामेंटल है, मूल आवेश है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब चालक और कुचालक क्या होते हैं, चालक में पदार्थ है जिनके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, कुचालक में पदार्थ है जिनके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, यानी चालक में पदार्थ है जो करंट को फ्लो कर देते हैं और कुचालक में है जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। और ये इसके उपयोग है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी है इनके अनुप्रयोग के, और अब आपको इनका होमवर्क डाल के लाना है और कमेंट सेक्शन में इस होमवर्क को आपको ड्रॉप करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा